हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट डेली रूटीन शेयर करने वाला हूँ। सीजीएल प्री से पहले मेरा डेली रूटीन क्या हुआ करता था, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। और कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स भी होते हैं, कितने बजे मैं उठता था, कितने बजे मैं सोता था, मैं अपनी पढ़ाई लाइब्रेरी में करता था या फिर रूम पे करता था, उस टाइम मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था कि नहीं कर रहा था। इन सारे कॉमन डाउट्स के बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। और उसके अलावा मैं अपना डेली रूटीन भी प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को जो मैंने टाइम दिया करता था, उन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूँगा। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अभय कुमार शुक्ला है एंड मैं CGL 2025 के थ्रू एज अ GST इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। इसके अलावा मैंने CPO, CHSL, IBSIO इन सारे प्री को भी क्वालिफाई किया है और बहुत सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली AWTPO, रेलवे ग्रुप डी इन सारे एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई किया है। तो एक सिलेक्टेड स्टूडेंट का रूटीन क्या होता है, इन सारी चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में शुरू करते हैं। मेरे उठने का टाइमिंग क्या होता था? देखिए, मैं जनरली 6 और 7 बजे के बीच सुबह उठ जाया करता था। ना तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक 8-9 बजे उठता था, ना तो मैं बहुत ज़्यादा 4 या 5 बजे उठा करता था, क्योंकि मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत नहीं होती थी। तो 6 और 7 के बीच में लगभग मैं उठ जाया करता था। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी जितना हो सके, बहुत ज़्यादा भी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप उठें तो बहुत ज़्यादा नींद है। आप ऐसे टाइमिंग पे उठिए जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रेश महसूस करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। तो उस टाइमिंग को आप अपने अकॉर्डिंग उठिए, लेकिन 6 से 7 ज़्यादा सही टाइमिंग रहेगा। उसके बाद में उठने के बाद आप फ्रेश व्रेश होकर के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत मेडिटेशन के लिए आप कम से कम 8 से 10 मिनट ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में केवल आपकी पढ़ाई मैटर नहीं करती है, आपके अंदर कितना आप काम रहते हैं, आप सिचुएशन को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए आप कम से कम 8 से 10 मिनट मेडिटेशन पे ज़रूर दीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप नाम जप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब मैं लगभग 8 बजे के करीब पढ़ाई के लिए बैठ जाया करता था। पढ़ने से पहले मैं 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर अपना डेली टारगेट शेड्यूल कर लेता था कि डेली टारगेट में मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या क्या चीज़ें लगानी है। मैं एक छोटा सा एक डायरी बनाया हुआ करता था, उस डायरी में मैं अब डेली सारी चीज़ें लिख लिया करता था। पढ़ाई के टाइम पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्या क्या रोल होता है? अब आपके पास प्री के लिए केवल 1 महीने से भी कम टाइम है, तो इस टाइम पे आप अपना इंस्टाग्राम बिल्कुल ही डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि प्री से पहले लगभग मैं 2 से ढाई महीने पहले से ही अपना इंस्टाग्राम एकदम बंद करके रखता था। क्योंकि इस टाइम अगर आप बहुत शॉर्ट्स देखेंगे, बहुत सारी रील्स देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में बहुत इम्पैक्ट डालेंगी। इसलिए किसी भी तरह इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दीजिए। यूट्यूब के बारे में बात करें तो यूट्यूब पे कुछ ऐसे टीचर्स हैं, जैसे RB रिवोल्यूशन वाले सर हैं, उनका चैनल फॉलो करके रखिए। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको टेलीग्राम पे बता दिया करेंगे। और यूट्यूब पे बहुत ही कम चीज़ें देखिए, जितनी आपको चीज़ें ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें देखिए। आप अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं फ्री टाइमिंग में, आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट के व्लॉग देख लीजिए मोटिवेशन के लिए, या फिर कोई भी कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई मैक्सिमम लाइब्रेरी में होती थी या रूम में होती थी। तो देखिए, मैं जिस रूम में रहता था वहाँ पे हम लोग 3 लोग रहते थे, तो रूम में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। इसलिए मेरी पढ़ाई प्रॉपर जो थी वो पूरा की पूरी लाइब्रेरी में ही होती थी। और सुबह मैं 8 बजे के करीब लाइब्रेरी में पहुँच जाया करता था और रात को लगभग 9:30 बजे के करीब लाइब्रेरी से आता था। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा शांति है, एकदम अच्छा सा माहौल बना हुआ है, तो आप अपने रूम में पढ़ सकते हैं। लेकिन रूम में भी आपके एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बेड पे बैठ के पढ़िए कि अगर 10 क्वेश्चन भी दिक्कत हुए लगाने में तो आप तुरंत लेट जाइए, सो जाइए। तो ऐसा नहीं करना है। मेरी बेड टाइमिंग क्या होती थी? तो रात में मैं लगभग 9-9:30 बजे के करीब अपने रूम पे आता था लाइब्रेरी से। फिर खाना वाना बनाने में, खाने में, इन सारी चीज़ों में टाइम लगता था और 11:30 और 12 बजे के बीच में मैं सो जाया करता था। तो ये प्रॉपर मेरी चीज़ें होती थी। अब हम बात करते हैं कि मेरी डेली रूटीन क्या होती थी। तो सब कुछ करके मैं लगभग सुबह 8 बजे के करीब अपने लाइब्रेरी में पहुंच जाया करता था। मेरी लाइब्रेरी जो थी वो एकदम मेरे रूम के बगल में ही थी, तो मुझे 2-4 मिनट ही लगते थे पहुंचने में। तो सबसे पहले मैं जब पहुंचता था तो 10 मिनट में अपना डेली टारगेट बना करके लिख लेता था। उसके बाद में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये मेरा पहला शेड्यूल हुआ करता था, जिसमें मैं सबसे पहले रीडिंग करता था। रीडिंग के लिए शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन की थी, तो इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल जो टेलीग्राम PDF पे आता है वो मैंने पढ़ता था।
उसको पढ़ने में मुझे लगभग 30 से 40 मिनट लग जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी रीडिंग इम्प्रूव होती गई, मैं इंडियन एक्सप्रेस के फिर एडिटोरियल पे शिफ्ट हो गया, फिर मैं वो पढ़ने लगता था। 30 से 40 मिनट पढ़ने के बाद में फिर मैं वोकैब के लिए टाइम देता था। वोकैब के लिए मैं ब्लैक बुक में जो वोकैब होती थी उन सारी चीज़ों को लगभग 1 से 1.5 घंटे पढ़ता था, और इसमें लगभग करने में मुझको लगभग 2 घंटे लग जाया करते थे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में फिर लगभग मैं ग्रामर को आधे घंटे दे देता था। अब जैसे मैं ग्रामर पोर्शन मेरा ठीक ठाक था, तो मैं रीडिंग को थोड़ा टाइम दे रहा था। आप भी ऐसे कर सकते हैं। शुरू में आप रीडिंग और वोकैब को टाइमिंग ज़्यादा दीजिए। जब ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाए, फिर इनका टाइम कम करिए और फिर ग्रामर का टाइम बढ़ा दीजिए। तीनों चीज़ें पैरेलल लेके चलना टफ होता है, इसलिए जब पहले 2 चीज़ें इंप्रूव हो जाएँ, फिर तीसरी को टाइम दीजिए और उन दोनों को थोड़ा कम कर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ग्रामर में मैं जैसे 120 रूल्स का 10 रूल रिवाइज कर लिया और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पिनेकल से मैंने प्रैक्टिस कर लिए। तो इस तरीके से 30-40 मिनट में ग्रामर को दे देता था। तो लगभग 2 से ढाई घंटे मैं प्रॉपर सुबह इंग्लिश को देता था, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। मेरा मेंस में लगभग स्कोर 123 के करीब था, तो इससे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप टाइम देंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद में लगभग आधे घंटे का मैं रेस्ट लेता था, थोड़ा नैप वेप ले लिया जिससे कि मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि आगे का सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग वाला सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा बहुत रिफ़्रेश होना ज़रूरी है। तो अब 11 से 1 के करीब मेरा दूसरा सब्जेक्ट जीएस का होता था। जीएस में मैं लगभग 2 घंटे देता था। इसमें 1 घंटा प्रॉपर मैं रिवीजन पे देता था और 1 घंटे का मैं कोई भी लेक्चर देख लेता था। जीएस के लिए मैंने परमार सर को फॉलो किया था, तो उनका जो नोट्स होता था, जैसे मान लीजिए मैं 2 सब्जेक्ट पैरेलल पढ़ता था, एक सब्जेक्ट का लेक्चर अलग चल रहा है और रिवीजन मैं दूसरा सब्जेक्ट करता था। जैसे हिस्ट्री मान लीजिए मैं लेक्चर से पढ़ रहा हूँ इस टाइम, तो मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया करता था। तो इस तरीके से मेरे 2 सब्जेक्ट साथ साथ में कंप्लीट हो रहे थे। तो लगभग 2 घंटे जीएस का मैं प्रॉपर देता था। जीएस को करने के बाद में लगभग 1 बजे के करीब मैं खाना खाने के लिए जाता था। खाना खाने के बाद में बगल में ही रूम था, तो मैं लगभग आधे 1 घंटे का आराम करके फिर आराम से फिर लाइब्रेरी आता था। और फिर लाइब्रेरी आने के बाद में इस टाइम लगभग 3 से 6 लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का मेरा प्रॉपर मैथ का शेड्यूल होता था, क्योंकि आपको भी पता है कि मैथ का जो सिलेबस है कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। तो इसको आपको कम से कम, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे, तभी आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो 3 से 4 मैं मैथ्स प्रैक्टिस के लिए देता था, और फिर 4 से 6 मैं मैथ्स की वीओडी देख लेता था, क्योंकि प्री के पहले मेरा यही टारगेट था कि प्री से पहले मैं लगभग 80 से 90% अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेंस में आपकी टाइमिंग बहुत कम रहती है, 2 से ढाई महीने टाइम मिलता है, और उस टाइम पे अगर आप वीओडी देखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मेन काम फिर प्रैक्टिस का रहता है और मॉक का रहता है। तो इसलिए प्री से पहले आप जितना हो सके वीओडी देख करके उसका प्रॉपर जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए। तो ये मेरा टाइमिंग होता था। मैथ्स प्रैक्टिस में मैं डेली लगभग कोई भी एक चैप्टर उठा करके उसका 50 क्वेश्चन लगा लेता था पीवाईक्यू बुक से, और पीवाईक्यू बुक में केवल सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन ही लगाता था, जिससे मेरी टाइप वाइज चीज़ें रिवाइज हो जाया करती थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में बीओडी देख लेता था, तो लगभग 6 बज जाते थे। अब 6 बजे के बाद में मतलब 1 से 1.5 घंटे का आप रेस्ट ले सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर मैं इस टाइम को भी यूटिलाइज करता था। मैं 1 घंटे के लिए ट्यूशन क्लास देने चला जाता था। इससे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी मदद हो जाती थी और मेरा प्रोडक्टिव टाइम भी निकल जाता था। तो आप भी अगर आपके पास अगर है टाइम आसपास, अगर ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं तो दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में फिर लगभग 7:30 बजे के करीब मैं लाइब्रेरी फिर से आता था, और इस बार मैं एक फुल मॉक देता था। देखिए, मैंने पूरे सुबह से लेकर के शाम को मैं मॉक देता था। बहुत लोग करते हैं सुबह मॉक देते हैं, सबका अलग अलग टारगेट होता है, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। पर मैं शाम को इसलिए देता था क्योंकि होता क्या है कि जब आप मॉक देते हैं तो कभी कभी नंबर तो बहुत अच्छा आ जाता है, और कभी कभी जब नंबर बहुत कम आ जाता है तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब मैं कहने के लिए बोल सकता हूँ कि आप नंबर को देख करके डिमोटिवेट मत होइए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, और उससे पढ़ाई पर कोई असर मत डालिए। पर ये सारी चीज़ें कहने की बात है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आपका नंबर कम आएगा, आप इतना पढ़ रहे हैं, नंबर कम आ रहा है, तो आपको परेशानी होगी, और जिससे आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत होगी। आप अपना पूरा दिन 100% नहीं दे पाएंगे पूरे पढ़ाई में। तो इसलिए जब मैं शाम को मॉक देता था तो इस टाइमिंग पे अगर मेरा नंबर कम भी आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो सुबह से पूरा सब कुछ पढ़ ही चुका हूँ। अब नंबर कम ही आ गया तो क्या ही कर सकते हैं, अगले दिन फिर से वही पढ़ना है।
तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। तो इस चीज़ को आप भी फॉलो कर सकते हैं, आपको भी मदद मिलेगी। अब ये करने के बाद में लगभग 8:30 हो जाता था। फिर 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे में प्रॉपर मॉक एनालिसिस करता था। पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस प्रॉपर एनालिसिस करता था। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिलती थी उसको मैं प्रॉपर उसका अलग नोटबुक बनाया हुआ करता था, उसको लिखता था, सारी चीज़ें प्रॉपर बना लेता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझको एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्प की हैं। तो ये प्रॉपर मेरा डेली रूटीन हुआ करता था। इससे जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं, जो भी चीज़ें आप इससे लर्न कर सकते हैं, आप लर्न करिए और आप अपना डेली शेड्यूल बनाइए। इसको प्रॉपर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेली रूटीन आपके अनुसार होना चाहिए। आप कितने बजे उठ रहे हैं ये आपके अनुसार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में कुछ ही चीज़ें होती हैं कि आपको अपने चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है। आप अपने डेली टारगेट को 100% पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80 से 90% फॉलो करने की उसको कोशिश करिए। यही सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उन डाउट पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।